नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम यानी कि शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन जो है वो अब फाइनली फॉर्मली बांग्लादेश ने इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री को एक पत्र लिख करके रिक्वेस्ट किया है। अब ये तो होना ही था। बांग्लादेश में शेख हसीना की जब से सरकार गिरी है उनके ऊपर कई सारे चार्जेस लगाए गए हैं। मर्डर के केसेस हैं, मैनस्लॉटर के केसेस हैं, जेनोसाइड के केसेस हैं और दुनिया भर के करप्शन चार्जेस तो उनके ऊपर है ही। तो आज नहीं तो कल ये एक्स्ट्राडिशन का जो वो था पूरा प्लान था वो एग्जीक्यूट करना ही था बांग्लादेश को। लेकिन ये हो कब रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का एक पूरा कंटिंजेंट बांग्लादेश गया था, वहाँ पर मुलाकात हुई थी दोनों काउंटर पार्ट्स में और फिर उसमें कई सारी मुद्दों पर बात हुई थी। तो उसमें एक मुद्दा शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन का भी था। तो इस वाली वीडियो में हम पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे कि जो बाय लॉ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और लीगल इशू पर हमारा ज़्यादा ध्यान होगा इंस्टेड ऑफ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसकी हिस्ट्री पूरी आप जानते हो, हमने कई बार डिटेल में कवर भी किया है और बहुत डिटेल में हमने इसमें बताया है। लेकिन इस वाले वीडियो में हम इसका लीगल पार्ट क्या होने वाला है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपको 9 साल पूरे होने की खुशी में यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन फीस में 50% का डिस्काउंट दे दिया है। अब आपको सिर्फ आधी फीस पे करनी, यानी कि आप 9 मंथ्स की फीस पे करोगे, 9 मंथ्स का आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब जो टोटल प्रोग्राम होगा वो आपके पास 18 मंथ्स के लिए होगा। वैसे ही 12 मंथ्स की फीस पे करोगे, 12 मंथ्स का आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। टोटल 24 मंथ्स का आपके पास ये होगा। और ये ऑफर जो है वो आज ऑफर की लास्ट डेट है। शायद ये 12 बजे तक लास्ट ये ऑफर है, इसको आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कल से प्राइसेस फिर नॉर्मल पर आ जाएंगे, तो इसको आप जरूर से एक बार चेक कर लीजिएगा ना। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं तो शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन फाइनली मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है उसने शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन के लिए एक फॉर्मर लेटर लिख दिया है। और बांग्लादेश में शेख हसीना की जो पूरी अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आप दो पार्टीज़ हैं बांग्लादेश में। एक बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, ये खालिदा जिया वाली पार्टी है, और ये जमात इस्लामी जिसके ऊपर बैन लगा रखा था शेख हसीना की गवर्नमेंट ने। इन दोनों ने मिल करके, और ये दोनों जो पार्टीज़ हैं बहुत अच्छे से आपको पता है, जमात तो पूरा पाकिस्तान के इशारों पर काम करता है। तो जमात इस्लामी और बीएनपी ने मिल करके एक पूरा प्रोटेस्ट खड़ा किया, उसको फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया। और उसके बाद फाइनली शेख हसीना की जो सरकार थी वो बांग्लादेश में गिर जाती है। और उनकी सरकार के गिरने के बाद वहाँ पर बहुत सारी माइनॉरिटीज़ के साथ भी अत्याचार होते हैं। और फिर जो शेख हसीना की पार्टी के लीडर्स थे उनको मारा जाता है खुलेआम। और फिर शेख हसीना भाग करके इंडिया आती हैं। इंडिया में उनको एक टेम्पररी, कह लो आप टेम्पररी असाइलम की तरह एक रहने के लिए जगह दे दी जाती है। वो कोशिश कर रही थी यूके से असाइलम सीख करने की, लेकिन वो कुछ पॉलिटिकल टेक्निकलिटीज़ की वजह से वो हो नहीं पाया। और आका यूएस बैठा था, वो भी चाहता नहीं था कि शेख हसीना कहीं प्रॉपर असाइलम ले पाए। और इंस्टेड ऑफ वो सारे, आपको पता है, वो सारी जो मतलब ज़मीन मांगी थी यूएस ने, वो सारा क्लेम किया शेख हसीना ने। खैर वो सारी अलग बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि फिर उसके बाद यूरोप से मोहम्मद यूनुस को लाया जाता है और उनको एक पपेट लीडर की तरह वहाँ पर बैठा दिया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब ये एक्स्ट्राडिशन डिमांड किया गया तो हिस्ट्री थी। अब जब ये एक्स्ट्राडिशन डिमांड किया तो ये यूनुस के जो होम अफेयर्स के एडवाइज़र हैं आलम चौधरी, जिनका पूरा नाम है जहांगीर आलम चौधरी, उन्होंने एक्स्ट्राडिशन मांगा है। और उन्होंने एक चीज़ का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी जो कि 2013 में साइन हुई थी। इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बेसिस पर इंडिया हमें डिनाई नहीं कर सकता शेख हसीना को देने से। इंडिया को शेख हसीना को हमें देना ही पड़ेगा। अब इसी के ऊपर देखते हैं कि जो इनका स्टेटमेंट है और किस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की ये बात कर रहे हैं और जो इनका स्टेटमेंट है वो कितना सही है। अगर इसको आप देखो तो 2013 की जो ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है बिल्कुल साइन हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और इस ट्रीटी के साइन होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर्स हैं वो हमेशा से बहुत डिस्टर्ब्ड रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। आप अगर देखो तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमेशा से एक मिलिटेंसी की प्रॉब्लम रही। असम में खास तौर से यूएलएफए जैसे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे आपने सुना होगा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम का नाम सुना होगा। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने अच्छी खासी उत्पात मचा रखी थी असम में एक टाइम पर। बैंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था ये। तो यूएलएफए जो है जब काफ़ी एक्टिव 2015-16 से पहले के टाइम पर 2011, 12, 13 में काफ़ी बड़े बड़े इंसिडेंट्स भी किए थे इन्होंने। तो यूएलएफए के असम बॉर्डर जो बांग्लादेश से लगता है वहाँ से बहुत सारा मतलब ये लोग ऑफेंस करके बांग्लादेश के बॉर्डर में चले जाते थे। ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश के भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जमातुल मुजाहिदीन था बांग्लादेश का। ये जमातुल मुजाहिदीन जो था, इसके जो लड़ाके थे इनमें कुछ कुछ करके ये लोग बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करते थे और वेस्ट बंगाल और असम में आकर के ये लोग रुक जाते थे। इसकी वजह से इनको यहाँ पर आराम से शरण मिल जाती थी और इसकी वजह से सरकार को केस चलाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसलिए 2013 में इंडिया और बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि हम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो ऑफेंस करके आपके यहाँ जाके छिपेगा आप पकड़ लो उसको और हमें
एक्स्ट्रेडिशन कर दो उसको, और फिर हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं तो हम भी उसको एक्स्ट्रेडिशन के जरिए आप तक भेज देंगे और आप आराम से केस चला पाओगे। तो इसी में इस पूरे 2013 के एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी का सबसे फ़ायदा हमें हुआ 2015 में, जब अनूप चेतिया जो कि ULFA का लीडर था उस टाइम पर, और वो बांग्लादेश में छिपा हुआ था, बांग्लादेश ने उसको एक्स्ट्राडाइट किया और सक्सेसफुली 2015 में हमने उसके ऊपर केस चलाया और यहाँ पर उसको बुला लिया एक्स्ट्रेडिशन के जरिए। और ऐसे बहुत सारे जो मिलिटेंट्स थे उनका एक्सचेंज होता रहा साल दर साल। तो ये एक ट्रीटी काफ़ी सक्सेसफुल हुई और इसमें एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था, वो 2016 के टाइम पर हुआ था। 2016 के टाइम पर जो अमेंडमेंट हुआ था, जो अमेंडमेंट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अमेंडमेंट क्या था कि पहले आपको क्या करना होता था कि प्रॉपर एविडेंस देना पड़ता था कि ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति ने ये हमारे कंट्री में ये ऑफेंस किया है, इसको हम डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं इस ऑफेंस के साथ में। तो एविडेंस जब आप प्रोवाइड करोगे उस जो देश की गवर्नमेंट है वो उसको एग्जामिन करेगी और उसके बाद फिर एक्स्ट्रेडिशन होगा। 2016 में हमने इसको भी हटा दी क्योंकि अनूप चेतिया का जो ये 15 वाला केस था ना, इसमें बहुत दिक्कत हुई थी एविडेंस हमें प्रोवाइड करने में। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है सारी चीज़ें लेकिन डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल पाते। वो तो जब वो व्यक्ति आएगा उससे फिर पूछताछ होगी और उस पर फिर ट्रेल मिलेगा और फिर जो पूरा केस इन्वेस्टिगेट होगा तब जा करके एविडेंस मिल पाएंगे। एक पूरा ये प्रोसेस भी होता है, वो प्रोसेस नहीं हो पाता था। तो 2016 में उसको अमेंड कर दिया गया और कहा गया कि अब डायरेक्ट एविडेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना दिखाना है कि हमारे यहाँ पर इस व्यक्ति के ऊपर केस चल रहे हैं कोर्ट में, तो आप एक्स्ट्रेडिशन कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा जो 2016 का अमेंडमेंट था, शेख हसीना के केस में अगर आप देखो तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा लूप होल है जो बांग्लादेश जिसको यूज़ कर सकता है। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो फिर यहाँ पर हमने एक पूरी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन करी 2016 में, उसमें एक मेजर अमेंडमेंट किया और उसके बाद बहुत अच्छे चल रहे थे, रिलेशंस बांग्लादेश से हमारे अच्छे थे। बाद में फिर आपको पता है कि मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के आने के बाद तो रिलेशंस का क्या हाल है वो बहुत अच्छे से आपको पता है। और शेख हसीना को हमने क्योंकि असाइलम दिया हुआ है इस वजह से भी बहुत लोगों को मिर्ची लगी हुई है और शेख हसीना को वो वापस लाना चाहते हैं। अब इस पूरा जो ट्रीटी है इसके अगर की प्रोविजंस आप देखोगे तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई है उसमें दोनों केस में आपको एक्स्ट्रेडिशन करना होता है। यानी कि एक व्यक्ति अगर गिल्टी पाया गया है तब तो आपको भेजना ही भेजना है, कोर्ट का अगर आदेश ही आ गया है और गिल्टी पा ही गया है दूसरी कंट्री में तो तब तो भेजना ही पड़ेगा आपको। दूसरा ये भी है कि अगर मान लो गिल्टी नहीं आया है और केस अभी चल भी रहा है, जैसे शेख हसीना के सारे केसेस चल रहे हैं, अभी किसी में उनको गिल्टी नहीं बोला गया है, तो अगर चार्जशीट बन चुकी है और उसमें आप ऑफेंस चार्ज हो चुके हैं, उस केस में भी आपको एक्स्ट्रेडिशन करना पड़ेगा। मतलब कि दोनों कंट्रीज़ को उस व्यक्ति को भेजना पड़ेगा अगर चार्जशीट भी बन चुकी है तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि ड्यूअल क्रिमिनलिटी के प्रिंसिपल पर ये चलता है। ड्यूअल क्रिमिनलिटी के मतलब प्रिंसिपल पे मतलब कि इसको एग्जाम्पल की तरह समझो कि अगर कुछ बांग्लादेश में मान लो चोरी बांग्लादेश में अपराध है तो इंडिया में भी चोरी अपराध होनी चाहिए, तभी एक्स्ट्रेडिशन प्रॉपर हो पाएगा। अगर चोरी बांग्लादेश में अपराध है और इंडिया में चोरी अपराध नहीं है तो चोरी वाले केस में आप एक्स्ट्रेडिशन नहीं डिमांड कर सकते। ये मैंने एग्जांपल देने के लिए कहा, वैसे चोरी तो हर जगह अपराध है, ये एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया। तो ड्यूअल क्रिमिनलिटी का प्रिंसिपल ये होता है, इसके बेसिस पर एक्स्ट्रेडिशन होता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके कि ये एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो इसमें सबसे बड़ा इसका जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पॉलिटिकल नेचर के क्राइम लगे हुए हैं या ऑफेंस पॉलिटिकल नेचर का है, उस केस में आप डिनाई कर सकते हो सीधा सीधा एक्स्ट्रेडिशन को अप्लाई करने से। तो शेख हसीना तो भाई पीएम ही थी, तो पॉलिटिकल उनके तो सारे ऑफेंस पॉलिटिकल नेचर के होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पॉलिटिकल नेचर का ऑफेंस होगा क्या। तो इसके लिए एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है। लिस्ट में वो चीज़ें मेंशन है जिसको पॉलिटिकल नेचर का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर मर्डर के चार्ज लग जाते हैं, आपके ऊपर जेनोसाइड के चार्ज लगे हैं, मैनस्लॉटर के चार्ज लगे हैं, एक्सप्लोजन के चार्ज लगे हुए हैं, उसके साथ इंसाइटमेंट टू मर्डर, टेररिज्म के रिलेटेड ऑफेंसेस लगे हुए हैं, अगर ये सारी चीज़ें के अंतर्गत आपके ऊपर केस चल रहा है तो उसको पॉलिटिकल नेचर का ऑफेंस नहीं माना जा सकता। चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, आप सांसद हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप कुछ भी हो। अब शेख हसीना के ऊपर अगर आप चार्जेस देखोगे तो उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, उनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है एक ग्रॉसरी स्टोर का जो ओनर था, इसमें सारे एविडेंसेस जो हैं वो भी उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो ग्रॉसरी स्टोर का जो ओनर था उसको गोली मार दी गई थी, पुलिस ने फायरिंग की थी और उसमें कहा गया था कि ऑर्डर शेख हसीना से आया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट मर्डर केस में चल रहा है। मतलब उनके खिलाफ जो केसेस है उनको इस तरीके से फ्रेम किया गया है ताकि आराम से उनका एक्स्ट्रेडिशन किया जा सके, वो आप देख रहे होंगे। दूसरा उनके ऊपर एक केस है एक किडनैपिंग का, किडनैपिंग तो खैर नहीं, इसको एब्डक्शन कहते हैं। तो एक एब्डक्शन का केस है, उन्होंने एक लॉयर का एब्डक्शन हुआ था 2015 में, उसका एक केस चल रहा है। और फिर करप्शन के तो दुनिया भर के केसेस हैं, लेकिन ये मर्डर वाले केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ उनके ऊपर जेनोसाइड के केसेस हैं, टॉर्चर के केसेस हैं बहुत सारे जो उनके ऊपर लगाए गए हैं।
इन केसेस को अगर आप देखो तो ये केसेस तो इस लिस्ट में आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सेप्शंस हैं पॉलिटिकल नेचर वाला, ये अप्लाई नहीं हो सकता है शेख हसीना के ऊपर। तो मतलब इंडिया को शेख हसीना को भेजना पड़ेगा। आप इन एक्सेप्शंस का हवाला दे करके उनको रोक नहीं सकते हो, उनको असाइलम नहीं दे सकते हो। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंडिया शेख हसीना को वापस भेज देगा? तो इसका आंसर सिंपल, अगर एक शब्द में इसका आंसर देना हो तो मैं कहूँगा नहीं। इंडिया डिनाई कर सकता है ये एक्स्ट्रेडिशन एक आर्टिकल के बेसिस पर, वो है आर्टिकल 8। ये आर्टिकल बेसिकली क्या कहता है कि अगर किसी भी पर्सन के ऊपर जो एक्यूजेशंस लगे हुए हैं वो गुड फेथ में नहीं है या मोटिवेटेड बाय पॉलिटिक्स है, उस केस में आउटराइटली वो कंट्री सीधा सीधा डिनाई कर सकती है एक्स्ट्रेडिशन को। और दूसरा एक है जो कि मिलिट्री ऑफेंस की जो केसेस हैं, जो कि जनरल क्रिमिनल केसेस में नहीं आते, उस केसेस में। इन दो केसेस में अब ये मिलिट्री ऑफेंस वाला तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, तो पहला वाला उनके ऊपर अप्लाई होगा कि शेख हसीना के खिलाफ जितने भी केसेस फ्रेम किए गए हैं, जो लगाए गए हैं, वो सब मोटिवेटेड बाय पॉलिटिक्स हैं और वो केसेस जो है वो गुड फेथ में नहीं किए गए हैं। इस वजह से इंडिया आउटराइटली आर्टिकल 8 का सहारा लेकर के ये साफ साफ कह सकता है बांग्लादेश को कि भाई हम नहीं दे रहे एक्स्ट्रेडिशन, हम नहीं कर रहे एक्स्ट्राडाइट शेख हसीना को, आप चला लो जितना इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर के केस चलाना है वहाँ चला लो, हम नहीं एक्स्ट्राडाइट कर रहे। तो इंडिया आउटराइटली आर्टिकल 8 की हेल्प लेकर के मना कर सकता है। मना करने के बाद क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ख़राब रिलेशंस हैं। वैसे भी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अब बहुत कुछ खास बचे नहीं हैं। और इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो गवर्नमेंट है दैट इज़ टोटली सपोर्टेड बाय, दैट इज़ अ US पपेट गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। जमात काफ़ी एक्टिव है, तो इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस हैं बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। तो रिलेशंस ऑलरेडी ख़राब है और ख़राब हो जाएंगे इसके बाद। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, इसका लीगल साइड जो है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो बड़ी अनाउंसमेंट थी उसको एक बार और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था 50% सीधा सीधा डिस्काउंट है, आपको सिर्फ आधी फीस पे करनी है और बाकी का जो आधा कोर्स होगा वो फ्री आपको एक्सटेंशन मिलेगा। तो ये आपको टेबल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब इस कोर्स के बारे में बताऊँ तो आपको ये कोर्स में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी जो फैकल्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगे। अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है, GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे आपके लिए। आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। काफ़ी फीजिबल है और इसके ऊपर जो ऑफ़र चल रहा है ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है। ये ऑफ़र यानी कि 23 दिसंबर तक वैलिड है 12 बजे तक। उसके बाद ये ऑफ़र खत्म हो जाएगा, कल प्राइसेस फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।